नमस्कार, आधार लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और आज एक बार फिर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सभी को ये पता होगा, ग्वालियर संगीत की राजधानी है, कला की नगरी है और यहाँ से एक से बढ़कर एक कलाकार पूरी दुनिया में विख्यात हुए हैं। तानसेन को भला कौन भूल सकता है। हजारों की तादाद में यहाँ तानसेन के मकबरे पर विदेशी सैलानी और हमारे देश के कई लोग जो संगीत प्रेमी हैं वो प्रति वर्ष आते हैं और यहाँ की कला को निहारते हैं। जैसे जैसे समय बदला, कला का स्वरूप भी बदला और आपने देखा कि पहले जो नाटक हुआ करते थे रंगमंच पर, वो टीवी सीरियल बनकर हम लोग देखने लगे और टीवी सीरियल का ही एक बड़ा रूप सिनेमा का पर्दा भी है। सिनेमा के पर्दे से भला कौन प्रभावित नहीं होता है। हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि वह भी पर्दे के हीरो की तरह कहीं ना कहीं हीरो बन करके सिनेमा में आए और उसी तरीके से लड़कियां भी चाहती हैं कि जिस तरीके से हीरोइनें हमें दिख रही हैं उस तरीके से हम भी कहीं ना कहीं पर्दे पर नजर आएं। ये काम कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितने सारे लोग एक फिल्म को बनाने में लगते हैं। जितना रुपहला पर्दा दिखता है, सपनों का संसार आखिर में है कैसा, उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे की मेहनत क्या है, इन सब से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि हमारे साथ में आज एक ऐसी प्रतिभा बैठी हुई है जो कि रुपहले पर्दे पर आपको अवसर देती हैं आने का, आपको मौका देती हैं एक अभिनेता बनने का। तो हमारे साथ में है रश्मि जी, जो कि ग्वालियर की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई और भोपाल से लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के फिल्मों के लिए बेहतर से बेहतर कलाकारों का चयन करती हैं और उन्हें प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाती हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आधार लाइव पर। थैंक यू सो मच सर। हम शुरुआत करते हैं कि आपसे ही शुरुआत करते हैं कि रश्मि जी, आप ग्वालियर की रहने वाली हैं, जैसा कि मुझे पता पड़ा। ग्वालियर से बम्बई तक का आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अक्सर माँ बाप फिल्मों में जाने के लिए मना करते हैं काम करने के लिए, तो आप घर में कैसे बोल करके गई थी या कुछ और बोल करके गई थी? क्या आपकी जर्नी रही है, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जर्नी का अगर कहें सर, तो जर्नी तो मेरी बहुत ही स्लो मो, जैसे हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था मैंने बॉम्बे जाने का। मैं अपने घर पर ही थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स का कॉल आया मेरे पास कि रश्मि चलो बॉम्बे चलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा यार बॉम्बे बॉम्बे बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ जाना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए। मुंबई जाने के लिए मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारा पैसा होना ज़रूरी है, वहाँ पहचान होना ज़रूरी है काफ़ी। तो मैंने सोचा बॉम्बे जाना है, ठीक है। तो फैमिली ने मेरा थोड़ा सपोर्ट किया कि ठीक है जा रहे हो तो जाओ, अपना लक आजमा के देखो अगर कुछ होता है तो सडनली गई वहाँ, देखा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आया। उसके बाद कहते हैं मेरा एक फ्रेंड मिला वहाँ पे इंस्टा से, जिसने मुझे क्राइम पेट्रोल के लिए एज अ कॉस्ट्यूम एडी के लिए मुझे रिक्वायरमेंट दिया कि वहाँ एक गर्ल्स की ज़रूरत है कॉस्ट्यूम एडी के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो मैंने सोचा ठीक है मैं अपना ट्राई कर सकती हूँ। उसके बाद मैं वहाँ गई, सडनली उन्हें मेरा काम इतना पसंद आ गया क्राइम पेट्रोल वालों को, उन्होंने मुझे एज ए कॉस्ट्यूम एडी के लिए हायर किया। उसके बाद मेरा जैसे वहाँ बोलते हैं ना कि आप जाओगे मुंबई, आपको देती ज़रूर है अच्छा बेस्ट से बेस्ट, पर उसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतनी सी प्रॉब्लम आई थी छोटी सी, उसके बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी गई है एज ए क्राइम पेट्रोल। बहुत अच्छी गई है। आपने बताया कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर से आपने काम शुरू किया, तो ये काम आपने कहीं से सीखा था या मुंबई जाकर के ही सीखा? नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं था। मैंने सिर्फ क्राइम पेट्रोल में ट्रायल किया था 1 वीक 8 डेज समथिंग। उसके बाद उन्हें मेरा काम पसंद आया। एक्चुअली हम लोग क्या होता है ना, कॉस्ट्यूम एडी जो होते हैं वो डिज़ाइनर के साथ काम करते हैं। काम डिज़ाइनर का प्रॉपर होता है, उनका कॉस्ट्यूम सब कुछ उनका मैनेज होता है, वो अपना कॉस्ट्यूम बनवाते हैं, अपने हाथ से करते हैं जो भी है। हमारा काम जो होता है, हम एज अ असिस्टेंट एज अ एडी वो काम करते हैं बाकी डिज़ाइनर के साथ। उसमें क्या काम रहता है कि कौन से कलाकार का क्या कॉस्ट्यूम है और उसको प्रॉपर वो चीज़ पहुंचनी चाहिए और वो देखना है
कि कौन से सीन में किसने क्या पहना था और वो कंटिन्यू वही चीज़ रहनी चाहिए। यस सर, उसमें ये रहता है कि आज हमारे 10 सीन होने वाले हैं, जिसमें हम लोग को देखना पड़ता है कि हमारा फर्स्ट सीन में क्या कॉस्ट्यूम रहेगा एक्टर का, सेकंड सीन में हमें उनको कौन सा कॉस्ट्यूम देना है, तो वो सारा सेटलमेंट हमें करके रखना पड़ता है। एक असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो होता है, मतलब उसकी अगर हम बेसिक सैलरी हम शुरुआत करें तो कोई काम नहीं आता उसको, और मुंबई पहुंच गया है सपने लेकर के, चूँकि उसको हीरो बनने वाला काम नहीं मिला, लेकिन उसने सोचा चलो कुछ भी कर लूँ, इसी लाइन में काम कर लूँ तो मौका शायद मिल जाए। तो पहला उसको अगर कोई काम मिलता है इस तरीके का, तो प्रोडक्शन क्या कहता है, मतलब सिखाएंगे तो पैसे नहीं देंगे, या सिखाएंगे तो इतना मिनिमम देंगे, तो मिनिमम कितना हो सकता है वो? स्टार्टिंग में जो फ्रेशर के लिए ये रहेगा कि इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। मेरे साथ भी यही हुआ था, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम में इंटर्नशिप हुआ था मेरा, सैलरी मुझे नहीं प्रोवाइड किया गया था, कन्वेंस भी नहीं मिला था मुझे, जो भी था मेरे जेब से जा रहा था जो भी पैसा है। तो स्टार्टिंग में मुझे कोई पेमेंट नहीं दिया था, सिर्फ एक इंटर्न थी। तो मैं कहूँगी कि जो फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं इंटर्नशिप करेंगे, देन उनको अगर बेस्ट आ रहा है, वो कर पा रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब सैलरी मिलना स्टार्ट होती है लगभग कितनी शुरुआती अलग अलग बेसिस पे सर, इसमें प्रोडक्शन के हिसाब से काम होता है कि जैसा प्रोडक्शन है, कम बजट होता है किसी का हाईएस्ट बजट होता है, किसी का मीडियम होता है, तो उस हिसाब से वो लोग सैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो सबका अलग अलग रेट, समथिंग आप कह सकते हैं अगर 5 डेज़ का शूट है तो उन्हें मिल जाएगा समथिंग 10,000 मिल जाएगा या 7,000 मिल जाएगा। मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत भी काम सीख लेता है तो 5 दिन का 10,000 का मतलब 2,000 रुपये पर डे का आदमी तो वो है। यस सर, बिल्कुल है। और जब वो काम सीख जाता है तो एक अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइनर जैसे मनीष मल्होत्रा जी हैं, वो तो अब बहुत बड़े हो गए हैं, तो मतलब कैरियर तो फिर बहुत बड़ा है इसमें। बहुत बड़ा कैरियर है, बस यही है कि जो कुछ भी है सर, वो कहते हैं ना कि आप अपने कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आप जैसे जैसे अपना कर्म करेंगे तो फल तो आपको मिलना ही है आज या कल। तो मेहनत ही सब कुछ है मेरे हिसाब से। आप प्लानिंग करके गए थे यहाँ से कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर का मेरी बात हो गई थी आपकी किसी से, या वहाँ इत्तेफाकन आपको वो काम करना पड़ा और सोच के कुछ और गए थे? तो क्या सोच के करके? सर बेसिकली मैं एक ऑडिशन देने गई थी, जो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बोला था कि हम ऑडिशन देंगे, देन देखते हैं जो भी लक होगा हमारा होगा, या वरना वापस आ जाएंगे। तो मैंने लक ट्राई किया था, लेकिन किस्मत मेरी यहाँ थी। उसके बाद मैंने वहाँ कॉस्ट्यूम का भी काम किया है, देन मैं अपने एमपी में कास्टिंग भी करती हूँ। तो मेरा कॉस्ट्यूम से फिर कास्टिंग में कैसे आए आप? कास्टिंग में सर, पहले मैं यहाँ एमपी में जूनियर कोऑर्डिनेटर थी। अच्छा। यहाँ मैं जूनियर कोऑर्डिनेटर थी, ग्वालियर से ही स्टार्ट किया था मैंने। जैसे कि मेरी मूवीज़ रही हैं जनहित में जारी, और सेल्फी भोपाल में जो शूट की थी हम लोगों ने, महारानी 2, काफ़ी वेब सीरीज़ वगैरह मूवीज़ हम लोगों ने किए। तो इसमें मैं कोऑर्डिनेटर थी, लोकल कोऑर्डिनेटर थी। तो एक जब आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर से आप इसमें आ गए तो इसमें कुछ पैसे बढ़े आपके? बिल्कुल बढ़े सर, रुतबा बढ़ा, पैसा बढ़ा, इमेज बढ़ा, बहुत कुछ मिला। जी सर। आज की तारीख में अगर हम कास्टिंग डायरेक्टर को अगर देखें तो ये कितना बड़ा काम है? कास्टिंग डायरेक्टर का सर काम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको आप समझ लीजिए जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है, टीम जो मुंबई की जो यूनिट होगी वो सिर्फ अपने मेन एक्टर लेकर आएंगे, लाइक हीरो एंड हीरोइन। उसके बाद पूरी कास्टिंग हमको, जैसे उन्होंने हमें बोला है कि हम सिर्फ अपने एक्टर्स लेकर आ रहे हैं, बाकी पूरी कास्टिंग आपको करनी है हमको। तो कितना समय मिलता है इसके लिए? इसके लिए सर टाइम तो निकल जाता है, कम से कम 2-2, 3-3 महीने पहले से हम लोगों को स्टार्टअप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद देन स्टार्ट। इसके लिए एक नया कास्टिंग डायरेक्टर का यदि कोई काम शुरू करता है तो उसको है ना शुरुआती, मतलब उसको क्या संसाधन की जरूरत पड़ेगी? मतलब जैसे वो डाटा कहाँ से इकट्ठा करता है, और आपने भी डाटा इकट्ठा किया होगा कलाकारों का, तो उसमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, और फिर उस डाटा को सहेज कर कैसे रखा जाता है? इसमें तो ऐसा ही कर पाएंगे सर कि जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं एक लोकल कोऑर्डिनेटर थी, जूनियर आर्टिस्ट, जो मैं रिक्वायरमेंट पूरी करती थी। उसके बाद देन मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती गई, होता गया सब कुछ। उसके बाद मुझे कुछ ऐसे कलाकार मिले, जैसे बोलते हैं ना, मैं जूनियर कोऑर्डिनेटर का काम करती थी तो मुझे जूनियर आर्टिस्ट मिलते थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा और आगे अपना बढ़ाना है काम,
उसके बाद मुझे कैरेक्टर के लिए भी, जैसे थिएटर आर्टिस्ट होते हैं हमारे ग्वालियर में और एमपी में, कहीं भी बॉम्बे में देखा जाए कि काफ़ी थिएटर क्लासेस चलती हैं जिसमें बड़े बड़े जो एक्टर बनने के लिए आते हैं तो वो थिएटर सीखते हैं। और जो जूनियर आर्टिस्ट का काम होता है वो नॉर्मल लोग होते हैं कि जैसे हमें भी करना है, हमें भी शौक है कैमरे के सामने आना है, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम में। एक जूनियर कलाकार जब 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए जब काम करने के लिए आता है और आप उससे अनुबंध करते हैं तो लगभग उसको क्या पे होता है? सर बेसिकली जूनियर आर्टिस्ट का रहता है 800 से 1000 उनका रहता है जो भी है, तो वो उन पे डिपेंड करता है, वो कंपनी की तरफ से आ रहे हैं जिसकी भी तरफ से आ रहे हैं तो उनका अपना एक % होता है कि वो उनको कितना पे कर रहे हैं, ये उन पे डिपेंड करता है जो भी है। अगर कोई जूनियर आर्टिस्ट का काम प्रोडक्शन को पसंद आ जाता है और वो उसको कंटिन्यू करता है कि मैं तुम्हें 15 दिन के लिए दे रहा हूँ, तो फिर वो डे के हिसाब से ही रहता है या फिर उसके साथ प्रोडक्शन एक अनुबंध कर लेता है कि भाई अब मैं पूरी पिक्चर के लिए आपको ले रहा हूँ, इसमें 15 दिन का आपका शूट रहेगा, इसमें आपको मैं ये पेमेंट करूँगा, ऐसा कुछ रहता है क्या? ये सर तो जो बुला रहा है तो उसे पता होगा ना कि उनका पैकेज रहता है या वो कितने दिन, क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट ज़्यादातर सर डेली काम नहीं करता है। जूनियर आर्टिस्ट की डिमांड तब होती है जब हम जैसे हम किसी थिएटर में सीन कर रहे हैं या किसी कॉलेज सीन कर रहे हैं तो उसमें जो सामने रहते हैं जो मेन कलाकार होते हैं, देन उनके पीछे जो भी होते हैं वो जूनियर आर्टिस्ट। तो जूनियर आर्टिस्ट का जो काम है बहुत कम होता है, 1 मंथ का शूट है तो उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 दिन या 6 दिन जूनियर आर्टिस्ट का काम रहेगा, उसके अलावा नहीं होता है। अगर किसी कलाकार को डायलॉग बोलने को मिल जाता है तो क्या उसका पेमेंट बढ़ जाता है? नहीं, अगर वो जूनियर आर्टिस्ट के लिए आया देन उसको अगर बोला गया है कि आपको एक डायलॉग बोलना है तो उसका पेमेंट वही रहेगा, उसका पेमेंट बढ़ के नहीं मिलता। जी। तो आपने बताया कि 800 से लेके वो 1000-1500 रुपये तक उसको पर डे के मिल जाते हैं, तो उसमें अगर वो अच्छा काम करता है तो क्या संभावनाएं रहती हैं कि उसको है ना कुछ और कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल मिलेंगे, और अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल मिल जाते हैं तो फिर लगभग कितना पे उनको मिलता है? ये उनके काम पे डिपेंड करता है सर, क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट में ज़्यादातर होता है कि कोई भी अपना बेस्ट नहीं दे पाता है, सब हेजिटेशन में होते हैं। तो देन लक वाली बात है कि अगर कोई, जैसे हमने जूनियर आर्टिस्ट रखा भी है, कोई बुलाया है तो उनका काम अगर हमारी टीम को या किसी को पसंद आया है तो उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग देखते हैं कि नहीं। हाँ, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो कभी है ना हम न्यूज में सुनते हैं कि कुणाल खेमू जी कभी है ना बैकग्राउंड में रहते थे, या शाहिद कपूर ताल पिक्चर में ऐश्वर्या राय के पीछे डांस कर रहे थे, और आज वो है ना हम देख रहे हैं कि वो लीड कैरेक्टर कर रहे हैं। तो क्या अगर किसी के अंदर प्रतिभा है और आपके थ्रू वो उस किसी प्रोडक्शन में किसी फिल्म में जुड़ता है, भले ही वो एक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में जुड़ता है, क्या सपना पूरा होने में उसको बस एक चांस, एक मौके की मतलब ज़रूरत रहती है और वो मिल सकता है अगर उसमें है प्रतिभा या उसके स्टार बोल रहे हैं तो? उसमें अगर काबिलियत है, अगर उसने एक एम बना लिया है कि नहीं मुझे बहुत आगे जाना है और मैं अपना बेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो लाइफ में जो कुछ भी है वो सब जीत सकता है सर। वो बेस्ट से बेस्ट अपना बना सकता है फ्यूचर। मतलब शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है? कहीं से भी की जा सकती है, बस ये है कि नज़रों का काम होता है कि एक बार नज़र में अगर हम आ गए, अपना काम आ गया, क्योंकि वही मैंने कहा ना, मेहनत सब कुछ है सर। मेहनत सब कुछ है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, और वो हर जगह पर है, हर क्षेत्र में है। रश्मि जी, मैं आपकी मेहनत की अगर बात करूं कि आप मुंबई गए, कास्टिंग में आ गए, अब तो पहले कॉस्ट्यूम भी संभालते थे, दोनों कामों को आपने निभाया है, ठीक है। कौन सी फील्ड आपको ज़्यादा चैलेंजिंग भरी लगती है? सर चैलेंजिंग तो मुझे सबसे ज़्यादा कास्टिंग में ही लगता है, क्योंकि कास्टिंग करना छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम लोग को बहुत पहले से ही अपना काम स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत कास्टिंग का काम सिंगल पर्सन कर सकता है या उसको भी एक टीम बनानी पड़ती है अपनी? डेफिनेटली सिंगल पर्सन कर सकता है कि अगर उसका सब जगह अच्छा पहचान हो वो कर सकता है, बट मैं तो यही बोलूँगी कि बिना टीम के कोई काम नहीं हो सकता है। बिना टीम के काम नहीं हो सकता। आपने क्राइम पेट्रोल से शुरुआत की थी, तो अभी आपने जो कास्टिंग अपना जो काम शुरू किया है, तो क्राइम पेट्रोल वालों से भी संपर्क होता है, उनको भी कलाकार देते हैं या वेब सीरीज वालों को देते हैं, फिल्मों को देते हैं, या सभी को देते हैं? किस तरीके से काम मैनेज करते हैं आप? नहीं, क्राइम पेट्रोल में मेरा एक्चुअली मैं इंटर्न थी, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने ज़्यादा टाइम नहीं किया था क्राइम पेट्रोल में। उसके बाद मुझे मूवीज़ वगैरह में इसमें काम मिलने लगा था,
असिस्टेंट के लिए मिलने लगा था, एडी के लिए मैं आने लगी थी, कोऑर्डिनेट भी करती थी मैं, ऐसा नहीं है मैंने अपना काम नहीं छोड़ा था। तो उनसे हाँ बात होती है मेरी, मेरे काफ़ी सर हैं जिनके साथ मैं कॉस्ट्यूम का काम करती थी, जो एडी थे मेन, उनसे मेरी बातचीत होती है। पप्पू लेखराज हैं, तो जिससे मुकेश छाबरा जी हैं, काफ़ी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने तो एक कंपनी बना ली है, बड़े बड़े यश चोपड़ा हो चाहे सलमान खान हो, ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन से उनको काम मिलते हैं, सारी बड़ी मूवियों के उनको काम मिलते हैं। और पप्पू लेखराज भी ऐसे ही कास्टिंग डायरेक्टर हैं। इस तरह की अगर कंपनी आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि मतलब कितने ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जिनसे है ना आपको आगे चल कर के काम मिल सकता है? मुकेश छाबरा जी की बात कहें सर, तो उनका तो वो तो हर जगह ही फेमस है, उनका काफ़ी नाम जाना जाता है, काफ़ी काम भी बहुत प्यारा है उनका। उन्होंने भी उनकी लाइफ के बारे में भी मैंने काफ़ी सुना है कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर काबिलियत है, मेहनत है तो बिल्कुल। अच्छा, एक व्यक्ति, यदि मैं हूँ मान के चलो, या कोई भी व्यक्ति हमारे शो को देख रहा है और वो चाहता है कि मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में अपना करियर बनाऊँ, तो उसको किन किन स्किल्स की ज़रूरत है? उसको एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस फील्ड में वो काम करना चाहता है तो उसे उस फील्ड के लिए मेहनत करने के लिए उसको नॉलेज की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे आपका जो काम होता है वो इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ता है, एंकरिंग करना पड़ता है, आपको बार बार अपने मिरर के सामने जो भी है स्टार्टिंग में जो करता है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही उसका उभर के आता है जो भी काम है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेहनत। एक कास्टिंग डायरेक्टर को ओवरऑल लगभग मतलब अगर हम देखें तो एक प्रोजेक्ट से लगभग कितना पैसा मिल जाता है? कास्टिंग डायरेक्टर का मैं कहूँ तो वही है सर, बजट पे डिपेंड करता है कि सामने वाला हमें कितना बजट दे रहा है। तो ओवरऑल वो काफ़ी अच्छा कमा लेता है, काफ़ी अच्छा कमा लेता है। चलिए अब फिर से हम आपके ऊपर ही आते हैं कि जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की है, तो अब हमें मालूम पड़ा है कि आप गए थे ऑडिशन देने के लिए और आप बन गए मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइनर, उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर। क्या वो सपना पूरा हुआ जिस सपने के लिए आप गए थे? नहीं, वो सपना पर्दे के सामने आने वाला, रोल करने वाला किसी, तो अब तक आपको रोल मिला, कोई काम किया आपने? हाँ, और एक्टर जी बिल्कुल किया है। सडनली अभी मैंने भोपाल में मृत्युंजय प्रोडक्शन जो है उनकी तरफ से मैंने एज ए लीड अभी काम किया हुआ है। एक हॉरर वेब सीरीज़ है, शॉर्ट मूवी है, जो भोपाल की ही एक बोल सकते हैं हम लोग रियल लाइफ स्टोरी है, हॉरर मूवी है। जो उसमें लीड कैरेक्टर किया आपने? जी सर, मैंने उसमें लीड कैरेक्टर किया है। हमारी काफ़ी अच्छी टीम थी उसमें। अच्छा जी, तो मतलब आपका वो सपना भी पूरा हो गया? बिल्कुल सर, मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक बार सामने पर्दे पर एक बार दिखूं, तो उनका मैं ये कहूँगी मैं जो भी आज काम कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, बट मेरी माँ का भी सपना पूरा हो, क्योंकि उनको एक बार मुझे स्क्रीन पे देखना था। बड़ी हैरत करती है मुझे ये बात कि मतलब एक लड़की होकर के मुंबई तक जाना और मुंबई से पूरा बॉलीवुड को देखना पास से, और उसके बाद विभिन्न जगहों पर काम करते करते आज है ना अपने सपने को भी आपने पूरा किया है। तो ये हिम्मत, ये साहस, ये कैसे इकट्ठा होता है जब आप अकेले मुंबई में रह रहे होते हो? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं मुंबई में, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी बार अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसा जीवन में हुआ, कभी टूट गए हो, कभी बिखर गए हो, फिर वो साहस इकट्ठा किया हो कि नहीं, कुछ आए थे बनने, कुछ करने तो करके ही जाएंगे, ऐसा कुछ? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा लगा, क्योंकि सडनली क्या होता है ना सर, जब हम कोई काम शुरुआत करते, जो हम सोच के जाते हैं वो कभी नहीं होता। प्लानिंग जितना करोगे वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कभी किसी ने मना किया हो आपसे कि अरे आप पे कुछ नहीं होगा, क्यों आ गए यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे ऑन सेट ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा मेरा काम पसंद आया है। फर्स्ट टाइम मैंने बताया ना, स्टार्टिंग में जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि इंटर्न थी, कुछ आता नहीं था, समझ नहीं आता था, तो थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद देन मुझे, क्योंकि मेरा एक है कि मेरा कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, एक बार अगर मैं देख लूँ, समझ लूँ, तो मैं अच्छा, मतलब एक बार घुस गए, करने लगे तो फिर वहाँ से वापस नहीं? बिल्कुल सर, मेरे को बस ये आ जाता है मन में कि नहीं, अब करना है तो करना है, गिव अप नहीं करूँगी। आप बॉलीवुड दुनिया से हैं और उस क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसी क्षेत्र से संबंधित एक सवाल मेरे दिमाग में और आता है कि
एक बड़ा सा आरोप लगता है पूरा बॉलीवुड के ऊपर कि वहाँ पर कास्टिंग काउच बहुत होता है। इस शब्द से कई बार परिवार प्रभावित हो जाते हैं और वो गर्ल्स को खास करके नहीं बेचते हैं। क्या आप वहाँ रहकर के आए, क्या आपको कभी ऐसा कोई सामना करना पड़ा, ऐसी कोई किसी ने आपसे बात रखी हो सामने जो आपको, जिसमें आपको असहज लगा हो और आपने उसको मना किया हो, ऐसा कुछ आपके सामने आया? नहीं सर, मेरे साथ तो कभी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो ये मानती हूँ सर कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर गलती है तो वो दोनों तरफ होगी, क्योंकि पहल एक तरफ से होती है तो दूसरी तरफ से भी देखा जाता है। जैसे कि मुझे बॉलीवुड में अगर किसी ने कहा हो कि किसी गलत इंटेंशन से, तो अगर मैंने उनको मना किया तो मुझे कोई बोलेगा ही नहीं अगली बार से, क्योंकि ये होता है ना कि हम सामने वाले को जानते नहीं हैं, उसका नेचर कैसा है, वो हमारे प्रति क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है। तो सब कुछ हमारे नेचर पे और हमारे उस पर डिपेंड करता है, पर्सनालिटी पे। तो मेरे हिसाब से मेरे साथ तो अभी तक लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है वहाँ पे। बाकी आपका ये मानना है कि यदि आपके अंदर साहस है और यदि आप सही हैं तो फिर किसी की मजाल नहीं कि आपकी तरफ गलत निगाह से देख जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तो जगह बॉलीवुड भी हो सकती है जी मैं तो ये कहूँगी कि गलत होना होगा तो वो किसी भी फील्ड में हो जाएगा। ज़रूरी नहीं बॉलीवुड को ही बदनाम करते हैं लोग कि बॉलीवुड में ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। सब कुछ हमारे उससे होता है कि आप अपना अच्छा कर रहे हो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये दुनिया है, बहुत बड़ी है, यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपने जो आप तो अपना काम, आपको पता ही है कि दुनिया में अच्छे बुरे लोग सब होते हैं, तो सब उन पे डिपेंड करता है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अगर गलत होना है तो कहीं भी हो जाएगा। और बॉलीवुड को जैसा कि आपने बताया कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अक्सर मैंने जब भी किसी बॉलीवुड वाले से बात की है और मैंने कुछ अगर इस तरह के क्वेश्चन किए हैं तो जवाब आप जैसे ही आते हैं। क्या मतलब इसको हम सिर्फ बचाव समझें या बाकी में हकीकत यही है कि बॉलीवुड अच्छा है? नहीं नहीं सर, मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे अंदर क्या है ना सर कि जो है मैं वही बोलती हूँ। कुछ भी मैं बनाकर, या अगर मुझ पे कुछ बीता होता तो मैं बिल्कुल आपको बताती, क्योंकि मैंने बॉलीवुड में अभी तक इतना काम कर लिया है, मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं, तो मेरे सामने तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं आई। मैं तो यही कहूँगी कि ताली दोनों हाथ से बजती है सर। अगर आप गलत हो तो सामने वाला भी गलत जाएगा, आप अपनी जगह सही हो तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि आपको वो कुछ गलत बोले। रश्मि जी, अभी सुशांत सिंह का जब केस हुआ उस समय एक ऐसी सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगीं और इतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ें फैल गईं कि बॉलीवुड में भेदभाव होता है, जो बड़े कलाकार हैं वो छोटे कलाकारों को उभरने नहीं देते, मौका नहीं आने देते। कुछ बड़े कलाकारों के नाम आए उसमें निकल कर सामने, कई लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, बाइकआउट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कई बड़े बड़े एक्टरों को उन्होंने मतलब बाइकआउट कर दिया कि साहब इनकी पिक्चर नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि मतलब है ना बॉलीवुड में वाकई में ना ऐसा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, या बड़े छोटे के आधार पर, या जो परिवारवाद की बात होती है, क्या वहाँ पर इतना हावी है कि आम कलाकार जो है उसको मौका नहीं मिल सकता? नहीं सर, सुशांत सर की मैं बात करूं तो अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा होता तो वो अभी तक इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते बॉलीवुड में। उनके साथ अगर गलत होना होता तो वो फर्स्ट टाइम में ही हो जाता, अगर वो लोग इतना भेदभाव करते। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज तक अभी तक उनका खुलासा नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली उन्हें हुआ क्या था, उनके साथ जो भी घटना हुई है। इस सब से सबको ही, पूरी दुनिया को शौक लगा था जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ। हमारी आंखों में भी आंसू थे, पूरी दुनिया की आंखों में आंसू थे। बस यही है कि वो एक बोल सकते हैं कि आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया एग्जैक्टली हुआ क्या था उनके साथ। तो मुझे लगता है कि सर या तो किसी से पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, या ये तो उनकी पर्सनल बात हुई। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि बॉलीवुड में क्या रंग भेद है, क्या धर्म भेद है, क्या छोटा बड़ा वाली बातें इस तरह की जो उभर के आई थी, क्या ऐसा है कि बड़े कलाकार छोटे कलाकारों को कैरियर नहीं बनने दे रहे? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में मेहनत है, अगर आप काम कर रहे हो तो अगर दुश्मनी होगी किसी से तो इंसान के साथ हो सकता है ऐसा, वरना मैं नहीं मानती कि वहाँ कोई किसी से भेदभाव करता है काम के लिए। अच्छा, बॉलीवुड की पार्टियां बड़ी मशहूर होती हैं और उन पार्टियों में ये आरोप लगते हैं कि ज़्यादातर जो कलाकार हैं वो नशे का सेवन करते हैं, खास करके ड्रग्स जैसी चीज़ें भी लेते हैं। और सुशांत सिंह वाले मामले में भी ड्रग्स का मामला काफ़ी आया, कई एक्ट्रेस और कई लोग उसमें जेल में भी गए, फिर छूट करके जमानत से आए। आप भी रहते हैं, आप भी 1-2 पार्टियों में तो जाते ही होंगे। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं जो दिखाई जाती हैं, क्या वही हकीकत है
या हकीकत कुछ और है? बाकी हर हर व्यक्ति जो वहाँ काम कर रहा है वो नशे का आदी नहीं होता। ये सब खुद से होता है सर। जैसे मैं आज बॉलीवुड में या कहीं भी काम कर रही हूँ, तो मुझे अगर नशा करना है तो मैं करूँगी, मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी। कोई किसी को सिखाता नहीं है, कोई किसी को बढ़ावा नहीं देता। ये जो कुछ भी होता है हम खुद से होता है। तो मैं तो ये सब चीज़ें नहीं करती, तो मैं ऐसी पार्टीज़ अटेंड ही नहीं करती जिसमें नशे वगैरह या कुछ हो। मतलब आप मानती हैं कि पार्टियों में नशे होते हैं? सर कभी देखा तो नहीं है, तो बिना देखे मैं कैसे बोल सकती हूँ कि नशा। आपकी तरह सन्नी देओल भी किसी पार्टी में नहीं जाते, अजय देवगन भी किसी पार्टी में नहीं जाते, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। अक्षय कुमार भी मैंने सुना है कि वो पार्टियों में नहीं जाते। कई बड़े कलाकार हैं जो पार्टियों में नहीं जाते हैं, तो क्या इसी वजह से नहीं जाते हैं कि वहाँ नशा होता है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ मेरे उससे जाती हूँ कि मुझे ये पार्टीज़ वार्टीज़ का कोई शौक़ नहीं है। ऑन सेट मुझे सिर्फ सेट पे रहना पसंद है। मैं शूटिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं ऑन सेट रहती हूँ, वहाँ काम करती हूँ। तो नॉर्मली वहाँ है जो भी स्मोक तो सब करते ही हैं, क्योंकि उनका हैबिट्स होता है जो कुछ भी है। रश्मि जी, इतनी सारी बातें आपने की और बड़ी बेबाकी से आपने उसके जवाब भी दिए और बहुत अच्छे तरीके से आपने बचाव भी किया सिनेमा का, कहीं ना कहीं बॉलीवुड का। मैं बस अब ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस सपने को लेकर के आप गए थे, ऐसा कौन सा ऐसा ड्रीम रोल है और ऐसी कौन सी ड्रीम गर्ल हीरोइन है जो आपको वहाँ तक लेकर के गई, जिसके जैसा बनने का आपने सोचा? क्योंकि मेरा भी कोई फेवरेट हीरो है, मेरी भी कोई फेवरेट हीरोइन है, हर किसी का होता ही है। तो वो फेवरेट हीरो आपका कौन सा है या फेवरेट हीरोइन आपकी कौन सी है जो आपको वहाँ तक खींच करके ले गया, और ऐसा कौन सा रोल है जो आप करना चाहती हैं? लाइफ में सर जो हम जी रहे हैं ये भी एक रोल ही है। काफ़ी चैलेंजिंग है लाइफ हमारी जैसे जैसे बढ़ रही है। तो नहीं, ऐसा कुछ माइंड में सेट करके नहीं गई थी। हाँ, मुझे एक टीवी एक्ट्रेस बहुत पसंद है जिसका नाम है जेनिफर विंगेट। मैं उसके काफ़ी जो पुराने से पुराने शो है, सडनली अभी बेहद आया था, बेहद 2 आया था, तो मुझे वो काफ़ी उनका पर्सनालिटी, उनका लुक लाइक्स, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो। तो मेरे लिए तो वही ड्रीम गर्ल है, और मैं कहूँ तो मैं अपने लिए खुद के लिए बहुत बड़ी ड्रीम गर्ल हूँ। तो अगर रोल की पूछूं तो कौन सा ऐसा रोल है, किस तरह का रोल आप करना चाहती हैं? मुझे एक जो मेरी पर्सनालिटी है कि हाँ मैं बहुत स्वीट, जैसे लोग बोलते हैं बहुत इनोसेंट फेस है आपका, बहुत स्वीट हो, तो मुझे लगता है कि मुझे एक विलन का कैरेक्टर करना है। लोग बोलते हैं कि मतलब तुम्हारा फेस बहुत स्वीट वाला विलन, स्वीट वाला ना मिले, लोग बोलते हैं कि आप मतलब बहुत प्यारी हो, आपका मतलब विलेन ऐसा जो प्यारा दिखता हो। नहीं नहीं, तो फिर उसने विलेन को कुछ झलके गई। वही मुझे करना है सर। लोग बोलते हैं कि आपका फेस मतलब बहुत वैसा है कि बहुत क्यूटनेस आती है, आप बहुत वैसा लगती हो, मतलब क्यूट सी। तो मुझे लगता है कि मुझे विलन का कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं विलन के कैरेक्टर में लोग मुझे क्या कहेंगे। मैंने आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी जिसमें मैंने हीरोइन को किसी विलन के कैरेक्टर में देखा हो। लेकिन मैं आपको जहाँ तक दाद दूंगा कि इतनी हिम्मत आपने दिखाई कि आप मतलब लड़की होकर के महिला विलेन बनना चाहती हैं। मैं आप में जो देख रहा हूँ, मैंने काजोल की बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं और उनका जो एक अंदाज मैंने पिक्चरों में देखा है, और मैंने जब भी उनकी न्यूज़ देखता हूँ तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि उनका जो व्यवहार है वो ऐसा ही है कि वो बड़ा खिलखिला के हंसती हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से मिलती हैं, बिंदास तरीके से जवाब देती हैं, और वैसा ही कुछ मुझे आप में भी नज़र आ रहा है। तो मुझे तो आप ग्वालियर की काजोल नज़र आ रही हो। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा रश्मि जी कि अभी बहुत सारे सपने आपके पूरे हो गए हैं लगभग, और बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो पूरे होने हैं, है ना। मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि वो आपको, है ना, आपके सपनों को पूरा करने में मदद करे। लेकिन मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि ग्वालियर में, जैसे आपने बताया कि जो ग्वालियर का टैलेंट है उसको आप लेकर के बाहर आ रहे हैं, क्या लगता है ग्वालियर के जो कलाकार आपसे मिलते हैं, क्या लगता है कि ग्वालियर का भविष्य सुरक्षित है? ग्वालियर में ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बना सकते हैं? हालांकि कार्तिक आर्यन हो, हर्षवर्धन राणे हो या शरद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और अच्छी पहचान बनाई है। अभी आपको नए टैलेंट में कैसा लग रहा है? मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो वहाँ काम करने का एक अपना ही अलग मज़ा है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मैं जिस सिटी से बिलोंग करती हूँ कि मैं अपनी सिटी के लोगों को बढ़ाऊँ,
मैं ग्वालियर के लोगों को बढ़ाऊँ, ग्वालियर का नाम रोशन करूँ जितना भी हो सके। सडनली मेरी अभी एक मूवी आने वाली है, हम लोग करने वाले हैं, हमारी टीम, जिसकी पूरी कास्टिंग हम ग्वालियर में ही करने वाले हैं। कैरेक्टर से लेके, फीचर से लेके, और जो भी सारे रोल होंगे वो सब ग्वालियर के ही निकल कर आएंगे। कास्टिंग डायरेक्टर, हीरो, बहुत सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। क्या भविष्य में अगर आपको कोई मिलता है कि मैडम आप एक हमारी कहानी है, इसको आप डायरेक्टर हम चाहते हैं कि आप बन जाओ और इसका निर्देशन आप कर दो, या कोई मिलता है कहता है मैडम मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को आप कर लो, या आप इतना पैसा कमा लो कि आप खुद कोई पिक्चर बनाना चाहो, ऐसा भी कोई सपना है? बिल्कुल करना चाहूँगी सर। ये एक सपना बहुत बड़ा होता है कि आप खुद से सब कुछ अपना जो भी शूट है पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला तो ज़रूर करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। शाहरुख खान ने समुद्र के किनारे अपना बंगला खरीदा जिसका नाम रखा मन्नत, और मैंने सुना कि अक्षय कुमार जी को कभी किसी बंगले से शूटिंग कर रहे थे, वहाँ से उनको हटा दिया गया तो उन्होंने वो बंगला ही खरीद लिया अभी जब हीरो बन गए। तो उसके बाद बम्बई में रहना सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है, तो क्या मैं समझूं कि रश्मि जी का एक सपना अपना खुद का एक अपना घर समुद्र के सामने हो, ऐसा कोई सपना भी है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं तो बस इतना सोचती हूँ कि बस मेरे माँ बाप जो कुछ भी उनका सपना पूरा हो गया, वो मुझे देखना चाहते थे कि हाँ मैं बॉलीवुड में काम करूँ, नाम अपना बनाऊँ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। वो खुश है ना तो मैं खुश हूँ, मुझे और कोई सपने की ज़रूरत नहीं। अपनी पूरी जर्नी के दौरान ऐसा कोई बॉलीवुड का शख्स जिसने आपको प्रेरित किया हो, जिसने आपको पास आकर के आपके काम को सराहा हो और आपसे उसको हिम्मत मिली हो और आप से उसने कहा हो कि रश्मि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आप बताना चाहें? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए तो मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसके लिए तो मैं नाम लेना चाहूँगी राजपाल सर का, राजपाल यादव जी, जो काफ़ी फेमस कॉमेडियन है। तो ओरछा में हम शूट कर रहे थे एक लव की अरेंज मैरिज, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे मेरे काम को लेकर, और उन्होंने कहा आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत करते हो, सच में आपको तो सैल्यूट देना बनता है। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी मेरी सबके सामने, तो मुझे आज भी याद है। उन्होंने खुद से मेरे साथ फ़ोटो भी लिया था, सेल्फी भी ली थी, उनको बहुत अच्छा लगा था मेरा काम। आपने किसी का ऑटोग्राफ वगैरह लिया कभी जो अपने पास रखा हो संभाल के? नहीं सर, ऑटोग्राफ नहीं, क्योंकि फ़ोटोज़ ही मेरे हो जाते हैं तो मुझे ऑटोग्राफ का ज़रूरत ही नहीं पड़ता कभी। आपका ऑटोग्राफ किसी ने लिया कि मैडम आपके साथ फ़ोटो खिंचाना है, आपके साथ में ऑटोग्राफ चाहिए आपका? हाँ, मैं जहाँ भी शूट करने जाती हूँ तो वहाँ के जो भी कलाकार होते हैं वो मेरे साथ सेल्फी फ़ोटोज़ खींचते हैं। उनको काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि उनको मेरा नेचर काफ़ी पसंद आता है कि आप बहुत अच्छी हो, आप मतलब, क्योंकि मैंने कभी किसी कैरेक्टर जो भी रोल होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट भी हुए ना, मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। मैं सबको इक्वली समझती हूँ और इक्वली सबका ख्याल रखती हूँ सेट पे जो भी। अभी पेरेंट्स क्या कहते हैं? आपकी जो जितनी भी सक्सेस है उसको देख करके पेरेंट्स कितने खुश हैं? मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और वो तो मुझसे कोई डिमांड ही नहीं करते कि अब वो ये चाहते हैं कि आप ऐसा करो, अब आगे ये करो। वो मुझसे बहुत खुश हैं और वो तो यही चाहते हैं कि आप जो भी कर रही हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो बहुत खुश रहते हैं मुझसे। वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि आप अभी भी ग्वालियर छोड़ के गए हैं, लेकिन ग्वालियर आपने छोड़ा नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है आप उसको ग्वालियर लेकर के आते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि ग्वालियर में शूटिंग करिए, और ग्वालियर के कलाकारों को मौका देते हैं, और अभी भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने शहर को नहीं भूले हैं आप। ये बाकी में काबिल तारीफ़ है, और मैं आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे लिए आपने इतना समय निकाला, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, और फिर से चाहूँगा कि आपकी कोई पिक्चर जल्दी से रिलीज हो ताकि हम फिर से आपको अपने स्टूडियो में बुलाएं और एक अच्छी हीरोइन के रूप में फिर से हम आपका एक इंटरव्यू करेंगे। ग्वालियर के दर्शकों को और आधार लाइव को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि लोगों की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप में गट्स हैं, आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेहनत। अगर आपकी मेहनत है तो आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो बस अपना कर्म किए जाइए और अपना जो भी आपका फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं इस एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म करूँगा और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि रश्मि जी बेहद प्यारी इंसान हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं और 2-3 चीज़ें जो निकल करके इनके इंटरव्यू से आई हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि कई बार बिना सोचे समझे भी काम हो जाता है। आप जब जा रहे हैं कुछ सोच करके, लेकिन भगवान ने कुछ और लिखा हुआ आपके लिए, तो वो चीज़ आपके लिए है तो मिलेगी आपको। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप गर्ल्स हैं तो अपने ऊपर यदि आपको विश्वास है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। कोई भी शहर गलत नहीं है, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, यदि आप सही हैं तो इसके लिए मैं उनको कहूँगा कि जो आपको प्रेरणा दी है उन्होंने, तो अगर आपका कोई सपना है ऐसा और उसको आप पूरा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूरा कीजिए। साथ में मैं ये कहूँगा कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं, मतलब सिर्फ हीरो या हीरोइन बनना ही कैरियर नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप शुरुआती चरणों में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं कि स्ट्रगल करेंगे, हीरो हीरोइन बनेंगे और नहीं बन पाते हैं, वापस लौट आते हैं। उनका सपना ज़िंदगी भर के लिए वो सपना ही रह जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रश्मि जैसे हैं जो कि कहीं भी घुस जाते हैं। उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात कि घुस जाओ, मेहनत से काम करो, फिर कहीं ना कहीं आपका लक काम कर गया, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत काम कर गई, किसी की नज़र में यदि आप चढ़ गए तो फिर आपको आगे मौके मिलेंगे। दूसरे जिस जगह पे आप जाना चाहते हो वहाँ तक आप पहुँच जाओगे, जैसे कि रश्मि जी पहुँची हैं। सपना था एक पर्दे के सामने आने का, हीरोइन बनने का, वो सपना इन्होंने पूरा कर लिया। आज इन्होंने भोपाल के अंदर एक अच्छी फिल्म में लीड एक्टर के रूप में काम कर लिया है और भविष्य में और भी बड़ी बड़ी फिल्मों में ये काम करेंगी, ऐसी हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।